दोस्तों कंचिन आप सभी लोग यो बार आज ही स्वागत है आप सबू को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। ठीक है, आज थोड़ा सा गढ़वाली तरीके से मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को जो चैनल का डेली का टैगलाइन ही मान के चलो ये आप लोगों को बोलूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं सोचूंगा कि मैं मतलब कोशिश करूंगा, कोशिश क्या हो तो मैं कुमाऊनी हूँ तो नेक्स्ट टाइम मैं कुमाऊनी में बोलूँगा। ठीक है, तो ये किसी स्टूडेंट ने मतलब मुझे सजेस्ट तो क्या किया था, बताया था कि सर इस तरीके से मतलब गढ़वाली में इसको बोलेंगे, तो मैंने इसको कोशिश की। ठीक, आप देखना कि हम लोगों का जो क्रैश कोर्स चल रहा है और वो क्रैश कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होगा। आप बॉन्ड पेपर में लिख के ले लीजिए, बंध पत्र में, कि जब आप 90 डेज तक इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। बशर्ते ताल आप खुद पढ़ोगे, बुग्याल आप खुद पढ़ोगे, मंदिर आप खुद पढ़ोगे, ये चीज़ें मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ताल पढ़ाने में लग जाऊंगा तो इतनी तालें हैं उत्तराखंड में, इतने मंदिर, इतने बुग्याल हैं, तो फिर तो वो कहाँ 90 डेज का क्रैश कोर्स रहा। वो क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, एटलीस्ट परीक्षावाड़ी लेवल से आप लोग उसको तैयार कर लेंगे, मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल मैंने आपको अलंकार वाला कराया था और उसमें मैंने इसको परिभाषा से संबंधित जो चीज़ें थी वो बताई थी, यानी जो परिभाषा उसकी थी, यानी कहने का मतलब कि मेन जो शब्दालंकार थे, अर्थालंकार थे, वो कौन सा। अब देखिए, मैं आपसे पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अलंकार में समय बर्बाद मत करना। अलंकार आपके लिए हमेशा रिस्की रहेगा। आप कितना तैयार करके जाइए, जब तक हम लोगों के हिंदी के शब्दों में कमांड नहीं होगी, हिंदी के अर्थ नहीं पता होंगे शब्दों के, तब तक हम उसको कर ही नहीं सकते, नामुमकिन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं 100 नंबर का पेपर है, 1 नंबर अलंकार में आप लोग स्किप भी कर सकते हैं और 1 नंबर आप अलंकार के लिए जोड़ भी सकते हो। आपके लक पे बात है, आपको कितने शब्दों के अर्थ आते हैं। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया कि अलंकार क्या है, कौन सा अलंकार किस प्रकार का, या कोई रटा रुटू आपका आ गया, वो तो अलग बात है, वरना अलंकार हमेशा से एक रिस्की फैक्टर रहेगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा, जितना आपकी जो भी किताब है उसमें मेन जो अलंकार है उसके एग्जाम्पल ही आता है बेसिकली क्वेश्चन में, उसको देखना, अन्यथा बहुत ज्यादा समय बर्बाद मत करना। क्योंकि अलंकार अगर पेपर में पूछता है और बहुत टिपिकल पूछ दिया और आपको नहीं आया, तो यहां समय बर्बाद करना बेवकूफी होगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अलंकार को चाहो, मैं ये नहीं कह रहा हूं छोड़ दो, चाहो तो आप लोग वहां एग्जाम में घर से ही मेंटली तैयार होके जाओ कि यार अलंकार सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की हिंदी इतनी स्ट्रांग रहती ही नहीं है कि हम हर शब्द के अर्थ को पहचान सकें। फिर भी मैं जितने कराऊंगा आज और आज के बाद कल, कुछ एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको, हो सकता है कि आपका उससे काम बन जाए। बाकी आपके पास हिंदी की जो भी किताब होगी उससे आप लोग देख लेना है। ठीक है, कल मैंने आपको पहला बताया था बच्चों अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में मैंने कहा था वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी कोई वर्ण होगा वो बार बार आएगा। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिखा, कलंदी कुल कंदव, कलंदी कंदब कुल कंदब की डारन। ठीक है, की डारन। अब देखिए, अगर इसमें इस तरह का एक वाक्य दिया जाता है, यानी एक प्रकार का इस प्रकार सेंटेंस दिया जाता है, पूछेगा कि कौन सा अलंकार है। देखो किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, का और क। जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। तो इसके आगे अनुप्रास अलंकार लिख लीजिए। ठीक है, सेकंड इसी प्रकार के सठ सुधरी संत संगति पाई, यानी सा की क्या होती है अपने आप में पुनरावृत्ति। देखो जैसे एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, सठ सुधरही संत संगति पाई। ठीक है, अब देखिए इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, स की, स और स। तो जब इस स की आवृत्ति हो रही है तो इसके आगे भी क्या लिखोगे आप लोग, दोनों के आगे अनुप्रास अलंकार। तो अब देखिए, अब बाई चांस अब ये थोड़ा ना कि यही आएगा, अब आप एटलीस्ट एग्जाम में चारुचंद की, चंचल किरण या तरिणी तनुजा, तट तमाल, तरुवर, ये वाले जो हैं इस टाइप की, जो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार इन चीजों का रिपीटेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप में कौन से अलंकार होंगे, अनुप्रास अलंकार होंगे। ठीक है, तो अब देखिए अनुप्रास अलंकार जैसे ही आपको आएगा, अगला जैसे मैंने एक चीज लिख दिया, देखो सेकंड मैंने आपको बताया था यमक अलंकार, और यमक में मैंने क्या कहा, किसी शब्द की पुनरावृत्ति होगी लेकिन उस शब्द का अर्थ अलग होगा। अब बताइए, घर में कहना तो आसान होता है, शब्द की पुनरावृत्ति होगी उसका अर्थ अलग होगा, लेकिन हमें इतने अर्थ ही नहीं पता है, तो हम कैसे पकड़े एग्जाम में, पता ही नहीं है अर्थ। ठीक है, 2-4 रटे रटाए जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता आदि आपको रटा है। ठीक है, अब लेकिन वहां ऐसा शब्द आ गया जो आपने सुना ही नहीं है। तो एटलीस्ट अगर जब आपको ऐसा होता है, हम डायरेक्टली अगर अलंकार नहीं सेलेक्ट कर पाते, हम एलिमिनेशन देखेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन सा अलंकार इसमें नहीं हो सकता है। यानी आपको अनुप्रास तो बहुत इजीली कर लोगे, अनुप्रास सबसे आसान होता है, ये बहुत इजीली कर लोगे क्योंकि आपको पता चल जाएगा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। सेकंड देखो, जैसे मैंने लिखा रति रति शोभा, रति रति शोभा सब रति के शरीर की, रति रति शोभा सब
रति के शरीर की, ऐसा आ गया, ठीक है। पूछा गया कौन सा अलंकार है। अब देखिए ये तो नहीं हो सकता अनुप्रास, क्यों? क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें वर्ण की आवृत्ति नहीं हो रही जिस प्रकार से यहां हो रही है। अब यहां देखना शब्द की आवृत्ति हो रही है, एक रति रति यहां लिखा और दूसरा रति रति आपका कहां लिखा है, आगे पे लिखा है, यानी इस प्रकार के, ठीक है। अब ये मत देखना कि सर बड़ी मात्रा है छोटी मात्रा है, रति रति और रति यहां भी लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो रति है ये कामदेव की पत्नी के लिए यूज हुआ है, और ये रति मतलब जैसे रत्ती भर, ये थोड़ा, इस रत्ती का अर्थ है थोड़ा और इस रति का अर्थ है रति होगा, ठीक है। इस रति का अर्थ है कामदेव की पत्नी। अब देखिए दोनों ही शब्दों की आवृत्ति हो रही है, यानी एक का अर्थ अलग है दूसरे का अर्थ अलग है, तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। तुरंत इसको क्या पकड़ लोगे आप लोग? यमक अलंकार पकड़ लोगे, ठीक है। ध्यान से देखना, हम लोग आज जैसे यमक करेंगे, इसके बाद हम मतलब शब्दालंकार के एग्जाम्पल कुछ देखेंगे, उसके बाद हम जैसे ये 2-3 दिन आप मान के चले हिंदी की क्लास में अलंकार से कहीं ना कहीं चीजें लिंकअप रहेंगी, तो आप तुरंत क्या करोगे? एलिमिनेशन वाला छोड़ दोगे। आप कहोगे यार ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन दिखेगा आपको, जैसे 4 ऑप्शन दिखेंगे आपको। पहला ऑप्शन, कभी कभी ना हमें रिवर्स गियर में गाड़ी घुसनी होती है, क्यों? क्योंकि अगर हम रट्टा मार के गए भाई अलंकार बता, वहां अलंकार तो आ ही नहीं रहा है तुझे, फिर क्या करेगा? अरे भाई 4 ऑप्शन दिए हैं, उस ऑप्शन में जा, खुपड़िया घुमा, लगा दिमाग, कौन सा है कौन सा है कौन सा है, मार अपने माथे पे तो याद आ ही जाएगा तुझे। तो फिक्र मत कर, तेरे अंदर बहुत काबिलियत है, अपने आप को पहचान। इस बार का एग्जाम तेरा है, इतना याद रखना। अनुप्रास नहीं है तो अगर शब्द का रिपीटेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा होगा, और परिभाषा इसीलिए लिखवाई गई थी ताकि आपकी खुपड़िया में ये चला जाए कि परिभाषा जहां मतलब शब्द रिपीट होता है वहां या तो यमक होगा या कहीं ना कहीं दूसरा हो सकता है, तो आप समझ जाओगे। नेक्स्ट जैसे मैंने ऐसे लिखा, देखो नगन जड़ाती थी, नगन जड़ाती थी, वे नगन जड़ाती थी, वे नगन जड़ाती थी, ये आ गया, ठीक है। अब आपने कहा यार भाई अनुप्रास तो नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें शब्द की पुनरावृत्ति नहीं है। आपने मतलब वर्ण की आपने ये देख दिया, तुरंत आपको पता चला कि नगन। हाँ एक चीज और सुनना, जो हिंदी की क्लास में मैंने आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला बताया था ना, एक जगह मैंने माह वाला बताया था, मतलब हाँ वो हिंदी माह वाला है, ठीक है। जनवरी फरवरी मत करना उनको, वो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ वाले हैं, उससे संबंधित है। चैत आ गया, जेठ आ गया, आषाढ़ का महीना आ गया, वो पुल्लिंग होते हैं। अभी मत कहना कि सर ने कहा था कि माह के नाम जो है अपने आप में स्त्रीलिंग मतलब ये स्त्रीलिंग मतलब पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जनवरी तो स्त्रीलिंग है। अरे भाई वो जनवरी फरवरी की बात नहीं चल रही, हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी के नाम यूज करोगे, इसको ध्यान रखना। वो मैंने किसी का कमेंट पढ़ा, क्या नाम था फिर भूल गया, नैनवाल जी पता नहीं क्या है, जो भी। देखो नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती थी। अब ये आपको पता चल गया कि अनुप्रास तो नहीं है। तुरंत आपने क्या दिमाग लगाया, जब शब्द का रिपीट होता है तो यमक हो सकता है, तो इसमें भी यमक ही है। इस नगन का मतलब है एक जगह वस्त्रहीन और एक जगह नगन का अर्थ है हीरा मोती। इसका अर्थ है हीरा सोना मोती, ठीक है, और इसका अर्थ है वस्त्रहीन यानी नग्न वस्त्रहीन। तो दोनों का क्या हो गया, अर्थ अलग हो गया। तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया बच्चों? अपने आप में यमक अलंकार हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा जो आता है वो आता है श्लेष अलंकार। श्लेष में देखिए, श्लेष में मैंने क्या कहा था, श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना, यानी कोई चीज जब किसी से चिपके रहती है। अब श्लेष अलंकार को छांटना बहुत टफ है। अब वही तरीका अपनाया जाएगा, कौन सा तरीका? एलिमिनेशन वाला, कि भाई अनुप्रास तो नहीं है तू, अनुप्रास मतलब 4 ऑप्शन देखना वहां, अनुप्रास तो नहीं है क्योंकि वर्ण की आवृत्ति नहीं हो रही है। यमक देखना कि शब्द की आवृत्ति तो नहीं है, शब्द की आवृत्ति नहीं है तो यमक भी नहीं हो सकता है। अब तीसरी चीज बचती है, श्लेष पढ़े थे हमने शब्द इसमें, ठीक है। तो श्लेष जैसे देखो, एक एग्जांपल मैंने लिख दिया, 12वां दिन है शायद ना, मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। देखो मधुवन की छाती को देखो, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, सूखी इसकी कितनी कलियां, ठीक है। यानी मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, ये लिख दिया और पूछा कि इसमें कौन सा अलंकार है। अब देखो शब्द की आवृत्ति हो रही है, नहीं हो रही है तो अनुप्रास नहीं है, मतलब सॉरी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, नहीं हो रही तो अनुप्रास नहीं है। शब्द की आवृत्ति हो रही है, नहीं सर शब्द की आवृत्ति भी नहीं है तो यमक भी नहीं है। अब सर तीसरा ऑप्शन उसने श्लेष दिया है, कैसे पकड़े? श्लेष दिया है तो भाई थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। उपमा उपमेय भी नहीं है क्योंकि किसी के साथ किसी की तुलना की नहीं गई है। तो अब बचता कौन सा है? श्लेष। अब कैसे पकड़ोगे सर श्लेष है? ऑप्शन तो दिख रहा है, उसने आयोग ने श्लेष डाला है, कैसे होगा? अब वहां दिमाग मतलब वहां चटनी बन गई है माइंड की, वहां समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। अब भाई कैसे आएगा समझ जब अर्थ ही नहीं आते हैं? मुझे खुद नहीं आते हैं, आपको कहां से आएंगे?
जाएंगे। इतनी हिंदी होते तो कहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या कहीं बढ़िया हिंदी की यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ अध्ययन का कार्य कर रहे होते, अध्यापन का कार्य कर रहे होते। हिंदी बचपन से ही जानते हो किस प्रकार की है सभी की, ठीक है, ऊपर से ये अर्थ। अब ऐसे केस में क्या होगा, एलिमिनेशन वाले ऑप्शन देखने हैं आपको कि अगर उसने स्लेस ऑप्शन में दिया है तो देखना मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, ठीक है। यानी ये दो तरीके से अपने आप में पूछा जा रहा है। इसके मैंने क्या कहा था, इसमें क्या होगा, ये जो कलियां हैं ये दो तरीके से है। एक तो फूल से पूर्व, यानी जो कलियां होती हैं, इस कलिया का क्या अर्थ होता है, कली किसको कहते हैं, फूल आने से पूर्व की कंडीशन, फूल से पूर्व। एक कलियां तो ये हो सकता है ना, शब्द एक होगा उसके मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग के लिए। लेकिन कलियां ये भी तो कहते हैं यौवन से पहले का जो समय होता है, जवानी से पहले का जो समय, खिलती हुई कलियां, यानी कलियां उसके लिए भी यूज हो रहा है। हिंदी होती ही ऐसी है, ये है यौवन से पूर्व की कंडीशन, यानी जवानी से पूर्व की कंडीशन, ठीक है, यौवन से पूर्व। तो ये भी अपने आप में कलियां के लिए अर्थ यूज हुआ है। तो आपको इस तरीके से लगाना होगा कि यार ये कलियां दो तरीके से, पूरा सेंटेंस 3-4 बार पढ़ना। मधुबन की छाती को देखो, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, यानी ये कलियां हैं, एक फूल से पूर्व की कंडीशन भी हो सकती है। वहां उस कलियां का अर्थ कहाँ हो गया, मतलब जो कलियां लिखा है जो वास्तव में फूल से पूर्व की होती है, लेकिन इस सेंटेंस में जो मधुबन की छाती को देखो, फूल सूखी इसकी कितनी कलियां, देखो इस मधुबन की छाती के लिए यूज हुआ है, यानी ये बच्चा है, यौवन से पूर्व की इसकी कंडीशन है। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया, अपने आप में श्लेष अलंकार हो गया। अब शब्द के अर्थ ही नहीं आएंगे तो कहां से उस चीज को कर पाओगे, ठीक है। इसी प्रकार से मैं अगला लिखा हूं, मंगन को देख पट देत बार बार है। देखो अगला लिखा मैंने, जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है, पट देत बार बार है, ठीक है, पट देत बार बार। अब ये मत कहना सर ये रिपीट हुआ है, ये कोई रिपीट नहीं कहते हैं, सो इसको शब्द रिपीट नहीं है, वो तो बार बार एक ही चीज होता है, ठीक है, ये अलग चीज है। देखो अब ये आ गया आपको मंगन को देख पट वट, क्या इसमें आपको कहीं से कहीं अनुप्रास अलंकार दिख रहा है, बोलो नहीं सर नहीं दिख रहा है। मैंने कहा क्यों नहीं दिख रहा बच्चा, जल्दी बता। इसने बोला सर इसमें कोई भी वर्ण की आवृत्ति नहीं हो रही। मैंने कहा बहुत बढ़िया बच्चा। मैंने कहा दूसरा ऑप्शन क्या दिया एग्जाम में, बोला सर यमक दिया है। मैंने कहा देख बच्चा इसमें किसी शब्द को रिपीट किया गया, बोला सर बार बार को रिपीट किया। मैंने कहा बार बार को रिपीट करने से क्या होगा भाई, कोई अलग अर्थ तो बार का तो एक ही अर्थ होता है ना। अब नहीं सर, जहां हम कभी कभी चले जाते हैं बार सर सुट्टा लगाने के लिए, वो वाला बार है। मैंने कहा इतनी मूर्खता मत करना, यूके SSS क्या खाली सी भी नहीं निकल पाएगा तुझसे अगर इतनी बड़ी गलती करेगा, इस बार को उस बार से तुलना करेगा तो, ठीक है, ऐसी गलती मत करना। मैंने कहा तीसरा ऑप्शन क्या दिया, बोला सर श्लेष दिया है। मैंने कहा चेक कर फिर, मंगन को देख, इतने तक तो कुछ, पट कोई ना कोई एक टेक्निकल शब्द डाल दिया उसने, इसी टेक्निकल शब्द के अंदर अर्थ छुपा है। इस पट का अर्थ दरवाजा भी होता है, इस पट का अर्थ वस्त्र भी होता है, वस्त्र भी इस पट को बोलते हैं, दरवाजा भी इसको बोलते हैं। तो ये जो हो गया अपने आप में शब्द एक है लेकिन उसके साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं। ऐसे कंडीशन में जो अलंकार होता है उसको बोलते हैं श्लेष अलंकार। गुरुजी एक काम करो, मैंने कहा बता क्या करें, गुरुजी एक काम करो आज इतने में ही रोक दो। मैंने कहा क्यों इतने में ही क्यों रोकूं, बोला सर हम अनुप्रास, यमक और श्लेष इन तीन की आज प्रैक्टिस करेंगे। और मैंने कहा कैसे प्रैक्टिस करेगा सर, परिभाषा आपने बताई है, जो हमारी किताब में होगा हम उसको छांट देंगे, पूरा रट्टा मार देंगे। मैंने कहा रट्टा मत मारना, कोशिश करना कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे अलग अलग स्टेट में, आपके स्टेट को छोड़ के, आपके आयोग को छोड़ के अलग अलग स्टेट में, यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होते हैं या सेंटर के लेवल के होते हैं, हिंदी में जहां अलंकार आए होते हैं वहां यमक, रूप और ये अपने आप में श्लेष और अनुप्रास, इन तीनों के एग्जाम्पल को आज रट्टा मारना, घोट्टा मारना, उसको चेक कर लेना कि कौन कौन से अलंकार हुए हैं। घटना चक्र की किताब है, इन तीन अलंकारों से देखने की कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। इतने से काम बन गया तो बन गया, नहीं बना तो फिर ढूंढते रह जाओगे। बचपन में आता था एक साइड, ढूंढते रह जाओगे, वो चूरन टाइप का, वो भी बड़ा टेस्टी होता था, वही कंडीशन हो जाएगी आपकी, ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा ही नहीं, कहां से ढूंढते रहोगे। तो उसके बाद मैं कह रहा हूं अलंकार हमेशा से रिस्की रहेगा। क्यों, हिंदी के अर्थ ही नहीं पता होते हम लोगों को। आपके लिए नहीं, मुझे, मेरे लिए भी है, सबके लिए है, क्योंकि हिंदी इतनी स्ट्रांग होती नहीं है कि हम लोगों की कि हम हर शब्द के अर्थ जाने। हर शब्द के अर्थ जानते तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो आज का काम क्या होगा, अनुप्रास, यमक और श्लेष, परिभाषा आपको पता है, इनके एग्जाम्पल
इनके क्या करोगे, एग्जाम्पल देखोगे प्रीवियस ईयर में क्या आए, एक एक नंबर अगर जिस छात्र ने यहाँ लीड कर ली इस एक नंबर में, उसको गेन कर लिया, तो मान के चलो 99% स्टूडेंट से वो आगे निकल जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें सब नहीं कर पाते हैं, ये तय है। क्योंकि वर्ण कितने होते हैं, संयुक्त वर्ण कौन सा है, और व्यंजन उपक्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, ये सब कर लेंगे बाबू, इसको करके दिखाना तब तेरा काम बनेगा, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा एक काम करता हूँ, चल इससे आगे आज नहीं पढ़ाता हूँ, बट एक चीज़ पढ़ा देता हूँ। बोला क्या, मैंने कहा एक चीज़ पढ़ा देते हैं, एक चीज़ लिखते हैं। मैंने कहा सर बताओ क्या लिख रहे हो, मैंने कहा ये लिख देते हैं, देख पीपर पात, पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस मंडोला। सर क्यों लिखा, मैंने कहा अभी बताऊंगा इसलिए लिखा। सर बताइए जल्दी क्यों लिखा। पीपर मतलब पीपल, मतलब पीपल नहीं पपीता, पात मतलब पत्ती, सरिस मंडोला के समान मंडोला। सर आपने क्यों लिखा, मैंने इसीलिए लिखा ताकि मैं तेरे को इसमें एक चीज़ बता सकूं कि कौन सा उपमान है कौन सा उपमेय है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है उपमा अलंकार के अंग, तो हमेशा याद रखना उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। सर बताइए 4 अंग कौन कौन से होते हैं। मैंने कहा रुक जा, थोड़ा संयम रख, हर चीज बताऊंगा। पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द, ये होते हैं। अब सर एक चीज बता दीजिए। मैंने कहा बता भाई, क्या बताऊं तेरे को, मैंने ऐसे ही रखा हाथ गले में। मैंने कहा बता क्या रखूं, बताऊं तेरे को। सर ये बताइए कि इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा। मैंने कहा बेवकूफ, इतना आसान क्वेश्चन तो है। अगर इतना पूछता उपमा अलंकार के अंग है, तुरंत तूने बता दिया 4। इनमें से कौन सा उपमा अलंकार के अंदर आता है या नहीं आता, ये 4 के 4 आते हैं, इसमें ध्यान रखना। लेकिन सर हमारा आयोग ना बहुत चालाक हो गया। मैंने कहा क्यों यार, क्या हुआ ऐसा। बोला सर वो ऐसा नहीं पूछ रहा आजकल कौन सा उपमा अलंकार का अंक है, वो क्या पूछ रहा है, एक सेंटेंस दे दे रहा और पूछ रहा है इसमें कि वाचक शब्द कौन सा होगा, इसमें उपमेय कौन सा होगा, इसमें उपमान कैसे कौन सा होगा, इसमें ये जो अपने आप में एक शब्द है समान धर्म कौन सा होता है। देख, उपमेय हमेशा उस चीज को बोलेंगे जिसकी तुलना की जाती है, यानी जिसकी उपमा की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना करेगा उसको हमेशा क्या बोलेगा अपने आप में, उपमेय। अब बता क्या लिखा है, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात, पीपर के पात के समान, सरिस मंडोला, किसकी तुलना कर रहा है, मन की, किसके साथ कर रहा है, पीपर पात यानी पपीते के पत्ते के समान। तो उपमेय क्या हो गया, जिसकी हमेशा तुलना की जाती है, अर्थात इसका मन जो हो गया वो क्या हो गया, उपमेय। बता भाई सर उपमान किसको कहेंगे, ये भी बता दीजिए। जिस चीज से तुलना की जाती है, अर्थात जिस चीज से तुलना की जाती है, जिस चीज से तुलना की जाती है उसको क्या बोला जाएगा, उपमान बोला जाएगा। अर्थात इसमें किस चीज से तुलना की जा रही है, पीपल के, पीपर के पत्ते यानी पीपर के पत्ते से, पीपर पात से इसमें क्या हो रही है, तुलना हो रही है, जिससे तुलना, जिस चीज से तुलना। तीसरा समान धर्म, किस चीज की तुलना की जा रही है, यानी जैसे जिस चीज से तुलना की जा रही है, किस चीज की, यानी किस चीज की, क्या उनमें सिमिलरिटी है, किस चीज की तुलना की जा रही है। तो उनमें जो तुलना की जा रही है वो किस चीज की जा रही है, वो अपने आप में क्या कहलाता है, उसकी समान धर्म, यानी उनके मन के डोलने, यानी उसमें क्या सिमिलरिटी है, डोलना उन समय, जैसे पीपल के पत्ते डोलते हैं, पपीते के पत्ते डोलते हैं, उसी प्रकार से मन डोला जा रहा है। यानी समान धर्म दोनों में, ये पीपल के पत्ते भी डोलते हैं, मन भी डोलता है, यानी डोलना, डोलना, इसमें क्या हो गया, समान धर्म। और लास्ट में आता वाचक शब्द, ये तो बहुत सिंपल है। वाचक शब्द जो बचा, सरिस के समान, ये वो इस टाइप के, तो वाचक शब्द मतलब जो समानता प्रकट करे, यानी ऐसा शब्द जो समानता प्रकट करे, तो इसमें वाचक शब्द क्या हो जाएगा, मतलब ये अपने आप में सरिस। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या हो सकता है समानता प्रकट करने वाले, जैसे सरिस, सा, उसका, सम, ठीक है, यू, समाना, इस टाइप के आदि, इस टाइप की जो समानता दर्शाता है उसको क्या बोलते हैं, वाचक शब्द। अब बता सर, आपने एक चीज़ बता दी, हम अब बहुत धन्य हो गए हैं। मैंने कहा क्यों धन्य हो गए, बोला सर हमें आ गया, लेकिन आपका एग्जामिनर तो जानता है, इतना हल्का तो पूछूंगा नहीं, वो ये जानता है कि सेंटेंस को कैसे घुमाना है, क्या करना है। तो उपमा के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसकी भी आज प्रैक्टिस करोगे, इससे आगे आप लोग देखिए।
चलते हैं जीएस की ओर। ठीक है, हिंदी बहुत ज्यादा पढ़ के भी नहीं होता, एक बार अलंकार वाला काम हो जाए हमारा, धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होता। आप सोच रहे हो कि एक दिन में अलंकार आ जाए, ऐसा नहीं, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा आपको शब्दों के अर्थ पे। ठीक है, एक काम करता है थोड़ा सा जीएस, और याद रखना इकोनॉमी इस वीक में कोशिश करूंगा कि आपकी एंड हो जाए एनसीईआरटी, फिर आपका इकोनॉमी से क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। बस योजनाएं देख के जाना भारत सरकार की इंपोर्टेंट, और पंचवर्षीय योजना वगैरह इनकी प्रासंगिकता अब कम हो चुकी है। जैसे कई बच्चे कहते हैं सर हमें पंचवर्षीय योजना पढ़ा दीजिए, पंचवर्षीय योजना पढ़ के क्या करोगे बताओ, जिसकी प्रासंगिकता कम हो चुकी है। आजकल पंचवर्षीय योजना चलती कहाँ है, कौन बना रहा 5 वर्षीय योजना, वो तो बनाती नहीं। आपको अपडेट होना होगा समय के साथ। एक समय ऐसा था जब पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन अब रेयरली क्वेश्चन आएगा। आ भी गया तो छोड़ देना। यूकेपीएससी तो पूछ भी देता है, लेकिन यूकेपीएससी का मुश्किल ही है पूछना, रिस्की रहेगा आप लोगों के लिए पढ़ना उस चीज को, बहुत समय ले लेगा, क्योंकि आजकल पंचवर्षीय योजना चलती ही नहीं। जब पंचवर्षीय योजना बनाने वाला योजना आयोग ही नीति आयोग है, तो कौन पूछ रहा पंचवर्षीय योजना से आयोग से क्वेश्चन, बहुत हार्ड रहेगा। ठीक है, अगला देखिए जीएस। जीएस के अंदर मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसमें देखो विनिमय का माध्यम, यानी एक्सचेंज का माध्यम होता है। ठीक है, विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम होता है एक। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, इनमें से मुद्रा के क्या क्या कार्य होते हैं, प्रमुख कार्य होता है इसका विनिमय, एक्सचेंज का माध्यम। आपने मुद्रा दी, आपको कोई दूसरी चीज मिल गई। दूसरा लेखा की एक इकाई के रूप में भी इसको कार्य किया जाता है। ठीक है, लेखा की एक यूनिट होती है, यानी अकाउंट की एक इकाई के रूप में भी ये कार्य करती है, के रूप में भी ये कार्य करती है। ठीक है, मुद्रा। अगला क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए, परिसंपत्ति जो मूल्य संचय का कार्य करती हैं, इनमें से कौन सी परिसंपत्ति, यानी एसेट। ठीक है, इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे सुनना, एसेट बोलते हैं परिसंपत्ति को, ASSET, परिसंपत्ति जो मूल्य संचय का कार्य भी करती है। मूल्य संचय मतलब भविष्य में आपका मूल्य संचय, यानी एक प्रकार के वैल्यू को क्या करेगी, संचित करेगी। ठीक है, या एक प्रकार के स्टोर करेगी, मूल्य संचय का कार्य। अब देखो कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं, परिसंपत्तियां होती है जो मूल्य संचय का कार्य करती है। जैसे सोना, सोना आपने रख दिया तो बर्बाद नहीं जाने वाला, आपका भविष्य में आपको पैसा देगा, रिटर्न करेगा, यानी मूल्य संचय का कार्य करता है। इसके अलावा बंध पत्र, बॉन्ड, बॉन्ड पेपर सुना होगा ना, किसी कंपनी से आपने बॉन्ड ले लिया, कुछ ले लिया, जैसे 2.5 लाख का बॉन्ड, 5 लाख का बॉन्ड, 10 लाख का बॉन्ड हो सकता है, 10 साल बाद कंप्लीट हो रहा होगा, तो मूल्य संचय का कार्य करेगा, ब्याज सहित रिटर्न मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा भू संपत्ति, यानी आपके पास लैंड है, प्रॉपर्टी है आपकी, वो भी भविष्य में आपको क्या देगा, एसेट जो मूल्य का संचय करेगा। इसके अलावा मकान, ये सब के सब आपके क्या कर सकते हैं, मूल्य संचय। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसी परिसंपत्तियां जो मूल्य संचय का कार्य करते हैं, इनमें से कौन कौन सी मूल्य संचय का कार्य करने वाली है। इस प्रकार की चीजें जो फ्यूचर में आपको रिटर्न दे, ठीक है, उसको बोला जाता है। अगला देखो, वस्तु विनिमय को आप किस प्रकार से परिभाषित करोगे। क्वेश्चन क्या है, वस्तु विनिमय यानी जो एक्सचेंज होता है उसको आप किस प्रकार से परिभाषित करोगे। तो देखो, मुद्रा की मध्यस्थता के बिना वस्तुओं का विनिमय, यानी जब मुद्रा नहीं हुआ करती थी, जब करेंसी नहीं हुआ करती थी, उस टाइम जो वस्तु थे, गुड्स थे, उसका एक्सचेंज होता था। ले भाई तू तेल की बोतल पकड़, मुझे 1 किलो आटा दे दे, वस्तुओं का विनिमय, क्योंकि मुद्रा थी नहीं। आज मुद्रा आ गई, आज की इकोनॉमी में, तो मुद्रा दो, जो लेना है वो लो। ठीक है, तो लिखो मुद्रा की मध्यस्थता के बिना, यानी मुद्रा की मध्यस्थता के बिना वस्तु का विनिमय। ठीक है, वस्तु का विनिमय यानी एक्सचेंज ही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है, ये ध्यान रखना। और आप कहोगे सर ये कॉपी से क्यों देख रहे हो, भाई ये एनसीईआरटी छांट रहा हूं यार, बहुत 2.5 से 3 घंटा निकल रहा है इसमें, क्योंकि अब पढ़ाना है लिमिटेड, एनसीईआरटी को ध्यान में रखना है, इसीलिए देखना पड़ रहा। अब एक बच्चा कहता सर इसके नोट्स भेज दो कल टेलीग्राम ग्रुप पे, जो आपकी कॉपी, ये इतना रफली लिखा होता है कि मैं खुद नहीं समझ पाता हूं, क्योंकि आड़ा माड़ा टेढ़ा लिखा होता है, जल्दी से समझने के लिए वो समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं खुद ही भेज देता। अगला देखो, सभी प्रकार की परिसंपत्तियों में सर्वाधिक जो लिक्विडिटी होती है, सर्वाधिक तरल कौन सी होती है, मुद्रा होती है। जितने भी एसेट होते हैं ना, मार्केट में लिक्विडिटी, तरलता नहीं कहते, मार्केट में रस है यार। जैसे आप लोग भी बोलते हो दीपावली होली वगैरह आता है तो मार्केट में रस है, तरलता, लिक्विडिटी, मार्केट में बहुत ज्यादा क्या है, रस है, लोगों के जेब में पैसा है, खरीदारी हो रही है। तो इन जितने भी परिसंपत्तियां होती हैं, ये इसमें सर्वाधिक तरलता किसमें होती है, मुद्रा में। लिखो सर्वाधिक तरलता वाली परिसंपत्ति लिखो, यानी एसेट। ठीक है, परिसंपत्ति ये कौन सी होती है, मुद्रा यानी करेंसी। ठीक, ये ध्यान में रखना आपको, सर्वाधिक तरलता होती है। अगला लिखो, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा करेंसी नोट जारी किया जाता है। अगला लिखो, बंध पत्र को आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, बॉन्ड पेपर, बंध पत्र को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, यानी बॉन्ड पेपर। इसमें लिख लो,
प्रतीकात्मक रूपी कागज, यानी एक प्रकार से कागज दे दिया आपको मैंने, बॉन्ड पेपर, उसमें कुछ लिखा होगा और कुछ नहीं होगा। देखो, प्रतीकात्मक रूपी कागज जो भविष्य में मौद्रिक प्रतिबल की धारा का वादा करता है, यानी आपको एक कागज टाइप का दे दिया जाएगा, कहा जाएगा 10 साल के बाद आपको ये चीज दी जाएगी, उसमें साइन होंगे, ऑथराइज साइन होंगे, उसका आपको रखेगा, यानी एक कागज होगा लेकिन फ्यूचर में आपको रिटर्न देगा। तो लिखो प्रतीकात्मक रूपी कागज जो भविष्य में मौद्रिक प्रतिबल की धारा का वादा करता है, यानी आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, मुद्रा मिलेगी, यानी मौद्रिक प्रतिबल मिलेगा, यानी आपको करेंसी भी हो सकती है या उससे संबंधित कोई लाभ हो सकता है, उसी को बोला जाता है बॉन्ड पेपर। ठीक है, तो लिखो मौद्रिक रूप मतलब प्रतीकात्मक रूप से कागजी कागज जो भविष्य में मौद्रिक प्रतिफल का वादा करता है, प्रतीकात्मक रूप से कागज जो भविष्य में मौद्रिक प्रतिफल का वादा करता है, उसको बोला जाता है क्या, बंद पत्र। अगला लिखो मुद्रा का संचलन वेग, भारत में सिक्के कौन जारी करता है, ये लिखो, भारत में सिक्के जारी करता है। ये देखो दो ऑप्शन आएंगे, या तो इसमें डायरेक्टली लिखा होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, या इसमें ऑप्शन में आएगा भारत सरकार, इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब वित्त में भारत सरकार लिखा होगा तो वहां नन ऑफ अबव भी लिखा हो सकता है, यानी इनमें से कोई नहीं। आधे महान आत्माएं, वित्त मंत्रालय शब्द न लिख के भारत सरकार लिखा होगा, इनमें से कोई नहीं करके आ जाएंगे। क्यों कहेंगे, नहीं हमने पढ़ रखा है इस किताब में वित्त मंत्रालय भारत सरकार का ही हिस्सा है, वो तुझे पागल बना रहा है, आरबीआई मत करके आना इसमें बस। ठीक है, बैंक मत करके आना। अगला लिखना कागजी मुद्रा किस किस को कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कागजी मुद्रा में किस किस को आप शामिल करेंगे, और भुगतान संतुलन वाला चैप्टर भी आपके सिलेबस में कल परसों जल्दी आ जाएगी उसकी क्लास। ठीक है, कागजी मुद्रा में एक तो करेंसी नोट आते हैं, आपके करेंसी नोट आते हैं, इसके अलावा जितने भी सिक्के होंगे वो आएंगे। साथ ही साथ इसके अलावा जो आपके व्यावसायिक बैंक होते हैं, यानी कॉमर्शियल बैंक में जो आपके सेविंग अकाउंट और जो करंट अकाउंट होता है ना, उसको भी कागजी मुद्रा में रखा जाता है। ठीक है, तो लिखो बचत खाते प्लस चालू खाते, बचत खाते होता है ना प्लस चालू खाता। अब इसमें से देखो कितने बच्चे ऐसे होंगे जिस बेचारे को पहली बार सुन पा रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ये भी होते हैं, कागजी मुद्रा ही आता है इसमें, करेंसी नोट, सिक्के, बचत खाते और चालू खाते, ये सब कागजी मुद्रा का हिस्सा है। अगला आपने लिखना है मांग जमा किसको कहते हैं, मांग जमा। ठीक है, मांग जमा किसको कहते हैं, यानी ये जो मांग जमा ऐसी चीज है, जब चाहे आप जहां से पैसा, जब आपको जरूरत होती है पैसा निकाल सकते हैं, तो ऐसे जमा जो होती है, ऐसी सेविंग, डिमांड सेविंग जो होती है, मांग जमा, उसी बोलते हैं। तो लिखो खाता धारक की मांग पर बैंक द्वारा भुगतान योग्य राशि। ठीक है, खाता धारक ने मांग की, खाता धारक द्वारा मांग पर बैंक द्वारा भुगतान वाली राशि, बैंक द्वारा भुगतान वाली राशि। ठीक है, यानी एक ऐसा अमाउंट जिसको खाता धारक ने जो जमा किया, बैंक ने कहा कि हाँ हम आपको रिटर्न कर देंगे जब आपको जरूरत होगी, जैसे सेविंग अकाउंट वगैरह में आप लोग जमा करते हैं, वो सब डिमांड क्या होता है, ये सेविंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है आरबीआई जिस दर पर बैंकों को उधार देता है, ध्यान रखना इस पॉइंट को, आरबीआई जिस दर पर बैंकों को उधार देता है, बैंकों को उधार देता है, उसको क्या बोला जाता है, उस रेट को रिवर्स ना, रेपो रेट लिखना, डबल आर। ठीक है, रेपो रेट कर देना, इसमें पूरा पॉइंट देखना, आरबीआई जिस दर पर बैंकों को उधार देता है, यानी बैंक क्या करते हैं, आरबीआई से पैसा लेते हैं, यानी उधार देता है आरबीआई, और आरबीआई जिस रेट पे इंटरेस्ट पे देगा उसको रेपो रेट कहेंगे। ध्यान रखना, रेपो रेट अगर बढ़ गया, इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ब्रैकेट में लिखना, ये कोई नहीं पढ़ाने वाला ग्रुप सी वाले बच्चों को। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें मैंने क्या कहा, जिस दर पर बैंकों को उधार देता है, यानी आरबीआई ने बैंकों को उधार देना है। अखबार में पढ़ा होगा रेपो रेट इतना बढ़ गया, अगर रेपो रेट बढ़ता है, ध्यान से समझना, रेपो रेट बढ़ता है क्योंकि बैंकों को कौन दे रहा है, आरबीआई दे रहा है, तो बैंक क्यों चाहेगा कि रेपो रेट बढ़ेगा और मैं पैसा लूं, बैंक को तो ज्यादा रिटर्न करना पड़ेगा, तो बैंक क्या करता है, कम उधार लेता है। यानी जैसे ही रेपो रेट बढ़ेगा तो ब्याज दर क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। बैंकों के लिए ब्याज दर क्या हो जाएगा, बैंक हेतु ब्याज दर, क्योंकि रेपो रेट बढ़ा दिया उसने, बढ़ जाएगा। जैसे ही बैंक के लिए ब्याज दर बढ़ेगा तो बैंक क्या करेगा, उधार पैसा कम लेगा आरबीआई से, और बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा। अब बैंक से लोग पैसा लेते हैं, कॉमर्शियल इंडस्ट्री वगैरह या कॉमर्शियल लोग या नॉर्मल लोग उधार लेते हैं। अब बैंक के पास तो पता है, बैंक को पता है कि आरबीआई ने रेट बढ़ा रखा है, मुझे भी रेट बढ़ा देना चाहिए ताकि लोग, मेरे पास तो कम पैसा है, लोग पैसा मांगेंगे, तो बैंक भी क्या करता है, ब्याज बढ़ाता है। यानी जब रेपो रेट बढ़ता है
तो ब्याज दर क्या होता है, बढ़ जाता है। हमेशा याद रखना, ब्याज दर जैसे ही बढ़ेगा मार्केट में पैसा जो है वो कम जाएगा। क्यों? लोग उधारी नहीं लेंगे, वो लोन ही नहीं लेंगे क्योंकि हाई रेट है। लोन नहीं लेंगे तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा तो लोग चीजें कम खरीदेंगे, चीजें कम खरीदेंगे तो महंगाई क्या हो जाएगी, कंट्रोल करने का एक उपाय होता है। तो इसमें रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने का मतलब मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए, मुद्रास्फीति को कम करने हेतु लिख दो, यानी महंगाई को कम करने हेतु होता है। कभी पेपर में अगर पूछ दिया रेपो रेट बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा, ब्याज दर घटेगी, महंगाई करने के लिए ये हो, तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई को कम करने के लिए हमेशा रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और महंगाई यानी मार्केट में अगर तरलता लानी है, यानी मार्केट में पैसा घुसेड़ना है, तो रेपो रेट कम हो जाएगा, कर दिया जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। आप खुद ही ऐसी एक उल्टी कंडीशन लिख दो, दो कंडीशन लिख दो। एक, रेपो रेट बढ़ने पे क्या होगा, रेपो रेट घटने पे क्या होगा। रेपो रेट जब बढ़ेगा तो ब्याज क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, और रेपो रेट घटेगा तो ब्याज क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ब्याज सस्ता होगा तो मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी पैसा कम हो जाएगा और यहाँ पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पैसा बढ़ेगा, ये जो होता है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, और ये महंगाई जब बहुत मंदी होती है तब ये वाला स्टेप उठाया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों के पेपर में आ सकता है। अगला लिखो, अगला इसी में पॉइंट लिखो, अगला इसी में पॉइंट लिखना आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, आरबीआई जिस दर पर बैंकों से उधार लेता है, अब आरबीआई लेगा, ठीक है। आरबीआई जिस दर पर बैंकों से उधार लेता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट पे देखो, आरबीआई हो गया, ये बैंक हो गई, बैंक, ठीक है। आरबीआई ने यहां उधार दिया तो इसको बोला जाएगा रेपो रेट, और बैंक ने यहां उधार दिया इस दर को बोला जाएगा रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अभी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का खाली फैक्ट बता रखा है मैंने, और सॉरी कुछ भी नहीं बता रखा, ठीक है। अगला लिखो, बैंकों का बैंक, सॉरी बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला आपने लिखना है, एससी व एसटी को लोकसभा प्लस विधानसभा में आरक्षण, जीएस, एससी एसटी को लोकसभा प्लस विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में है, आरक्षण। देखो, एससी को अगर लोकसभा में आरक्षण होगा तो आर्टिकल नंबर होगा 330, और विधानसभा में अगर एससी और एसटी को आरक्षण होगा तो आर्टिकल 332। इन दोनों पॉइंटों का आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है आपको, एससी और एसटी हेतु शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हेतु शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, संविधान में शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, ठीक है, में आरक्षण। ये है अपने आप में आर्टिकल 15 का 4 और 5, आर्टिकल 15 का 4 और 5, यानी आर्टिकल 15 के 4 में भी और 15 में 5 में भी। और इसी में अगला क्वेश्चन देखो, लोक नियोजन में आरक्षण। लोक नियोजन मतलब जो सरकार सेवाएं होती हैं, यानी नौकरियां, ठीक है। लोक नियोजन में आरक्षण, ये भी बहुत आता है पेपर में, नियोजन में आरक्षण। ये लोक नियोजन में जो आरक्षण है बच्चों, ये अपने आप में 16 का 4 आई भी लिखो या जैसे भी लिखते हो आप लोग, ठीक है। अगला लिखना आपको, धर्मनिरपेक्षता अथवा पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ क्या है, यानी भारत में आप धर्म, देखो यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न कंट्री में जाओगे तो धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता को अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है, लेकिन इसका भारतीय संदर्भ क्या है, ठीक है। लिखो, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म जिसको बोलते हैं, ठीक है, निरपेक्षता ऑब्लिक पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ, यानी भारत में इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। बेसिकली सबसे बेस्ट आंसर रहता है सभी धार्मिक समूह के अधिकारों को मान्यता है, ठीक है। सभी धार्मिक समूहों के अधिकारों को मान्यता, ये भारतीय संदर्भ है, ठीक है, अधिकारों को मान्यता। अब देखिए, इसमें आपने राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, लेकिन जितने भी धार्मिक समूह उनके जो राइट है उनको सरकार मान्यता देती है, चाहे उनके लिए शिक्षण संस्थान हो या अपने मतलब चीजें खोलनी हो, ये सब होता है, ठीक है। अगला लिखो, मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति हेतु बाध्यकारी किस आर्टिकल में है। मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति हेतु बाध्यकारी 74 का 1, ठीक है, 74 के 1 में है। अगला लिखो,
15वां संविधान संशोधन किस चीज से संबंधित है? 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज से संबंधित है? 15वां संविधान। जो हाई कोर्ट के जज है ना, हाई कोर्ट जज, SCJ लिख दिया मैंने, ठीक है, इनके रिटायरमेंट की आयु, लिख दिया, ठीक है, आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 15वें संशोधन। तो दो तरीके से क्वेश्चन, हाई कोर्ट के जज के रिटायरमेंट की उम्र भी यहाँ से आपको पता चल जाएगी, 62 वर्ष है, और कब किया गया था ये भी बता दिया, ठीक है। अगला देखो, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? जो पंचायत होते ना, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा ये दिया गया था बच्चों 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, जो कि लागू हुआ था 1993 में, लागू 1993 में, ठीक है। ये देखना, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 92 का था, इसका पूरा नाम होगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो कि लागू हुआ था 1993 में, ठीक है। अगला देखो, स्थानीय स्वशासन, यानी इसमें स्थानीय स्वशासन मतलब जो नगर के लिए, यानी शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता लिखोगे। अब शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा ये दिया गया था बच्चों 74, मोस्ट इंपोर्टेंट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, जो कि लागू हुआ था 1993 में, 1993 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, स्थानीय स्वशासन की भारत में नींव किसने डाली थी? जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस होता है, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस 1882 लॉर्ड रिपन के समय से आया था, और इसको क्या बोला जाता है? इसका पिता, स्थानीय स्वशासन का पिता किसको कहा जाता है पूछेगा, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय इसका पिता कहा जाता है, ये भी आना चाहिए आपको, ठीक है। अगला देखो, पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? त्रिस्तरीय है। पंचायती राज कैसी व्यवस्था है? त्रिस्तरीय व्यवस्था, ये भी ध्यान रखना। और अगला जो इसमें आपने क्वेश्चन लिखना, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना है, 20 लाख से कम जनसंख्या पर, 20 लाख से कम पर, कम मतलब जनसंख्या पर, ठीक है, द्विस्तरीय हो जाएगा, यानी मंडल नहीं होगा उस टाइम, द्विस्तरीय, इसमें ब्रैकेट में लिखो मंडल नहीं होगा उस टाइम, ठीक है, सिर्फ जिला और गांव होगा, लेकिन यहाँ त्रिस्तरीय में मंडल, जिला, गांव सब तीन होंगे। अगला लिखना है आपको, पंचायत, जो मतलब पंचायतों में आरक्षण है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, पंचायतों में आरक्षण किस आर्टिकल में है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका आर्टिकल पूछेगा। पंचायतों में आरक्षण 243 का डी, क ख ग घ द, 243 का डी। और इसके अलावा पंचायतों हेतु वित्त आयोग, मतलब राज्य वित्त आयोग लिख दो, राज्य वित्त आयोग मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये सेंटर का नहीं है, राज्य वित्त आयोग भी आपको आना चाहिए। राज्य वित्त आयोग है अपने आप में, जो इसके अंदर आता है 243 का आई, क ख ग घ वाले में देख लेना, ठीक है, 243 का आई इसमें राज्य वित्त आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, पंचायत का चुनाव और शहरी स्थानीय चुनाव कौन कराता है? यानी राज्य निर्वाचन आयोग। देखो, स्थानीय चुनाव कौन कराएगा? स्थानीय चुनाव के अंदर दोनों आ जाएंगे, ठीक है, वो कराएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। और इसके ब्रैकेट में लिखो 243 का के, ये तीन के तीन आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में पूछता है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का भी पूछेगा, स्थानीय चुनाव कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका आर्टिकल देखना, राज्य वित्त आयोग का आर्टिकल, और ये आपका पंचायतों के लिए आरक्षण। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेशा एक्ट कब पारित हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट, पेशा एक्ट 1996, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिखो क्या था ना, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, मतलब कुछ शेड्यूल्ड एरिया हैं इस देश में 5वीं अनुसूची में, वहां पंचायत का विस्तार करना था, उसके लिए एक एक्ट आया था, पेशा एक्ट। इसके ब्रैकेट में लिखो पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार, इसका पूरा नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार हेतु था, क्षेत्र में विस्तार हेतु क्या था, अपने आप में पेशा के एक्ट को लाया गया था। अब देखिए, उत्तराखंड की क्लास कल भी मैं नहीं करा पाया था, 5 से 7 क्वेश्चन है, तुरंत उत्तराखंड की क्लास के 5-7 क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद आज की क्लास हमारी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ठीक है। उत्तराखंड भी साथ साथ ही लेके चलना है अब, लेकिन मैं जीएस पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ, जीएस हिंदी में, मुझे पता है टेक्निकली यही चीज आपको सफल बनाएगी। देखिए उत्तराखंड की बारी, पहला लिखो गढ़वाली चित्रशैली, गढ़वाली चित्रशैली, ठीक है, ये पहाड़ी चित्रशैली का ही रूप है, पहाड़ी चित्रशैली का विकसित रूप माना जाता है, ठीक है, विकसित रूप है, पहाड़ी चित्रकला शैली से ही विकसित। अगला लिखो, शाहजहां के दरबारी चित्रकारों के वंशज श्यामदास व हरदास किसके शासनकाल में आए थे? लिखो,
श्यामदास प्लस हरदास किसके शासनकाल में आए थे? किसके शासन काल में आए थे? ये थे पृथ्वीपति शाह। पृथ्वी क्या लिख रहे हैं? पृथ्वीपति शाह, पति शाह, ठीक है। और वैसे ही किसके वंशज थे अपने, मतलब किसके शासन में थे? शाहजहां के शासन में, ठीक है। शाहजहां के शासनकाल में थे, पृथ्वीपति शाह के उसमें ही आए थे। और कब आए थे? 1658 में। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अपने आप में देख लेना है, ठीक है। अगला लिखना, इनको जो मतलब अपने आप में पृथ्वी, इनको जो एक प्रकार का पद दिया गया था, इनको दिया था तस्वीरदार। इन दोनों को बोला जाता था तस्वीरदार, ठीक है। तस्वीरदार पद दिया गया था इनको, ठीक है। क्या दिया गया था? तस्वीरदार पद दिया गया था। ये चीज आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। अगला लिखना आपको, इनके वंशजों का क्रम याद रखना, कभी पूछ भी सकता है, आयोग का कोई भरोसा नहीं है। हरदास लिखो, हरदास के बाद आए थे हीरालाल, इसके बाद आए थे अपने आप में मंगतराम, फिर उसके बाद आया था मौलाराम, मंगतराम और मौलाराम। ये सब चित्रकार हैं, ठीक है। मौलाराम, यानी मौलाराम का जो वंशज है इस प्रकार से चला था, हरदास, हीरालाल, मंगतराम और मौलाराम। ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। और इस जो मौलाराम को है 5 राजाओं का संरक्षण मिला था, 5 राजाओं का संरक्षण मिला था। उन 5 राजाओं के नाम जिसके वहां ये रहा था वो लिख लो। प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, सुदर्शन शाह। क्या क्या लिखोगे? प्रदीप शाह, यानी कहां से शुरुआत की इस बंदे ने अपनी? प्रदीप शाह के यहाँ से, ठीक है। क्या लिखोगे? पहला प्रदीप शाह, ठीक है, फर्स्ट लिखना है। सेकंड लिखना है ललित शाह। तीसरा आपको लिखना है इसके अंदर कौन सा? जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह। और लास्ट आपने क्या लिखना है? सुदर्शन शाह। इन 5 राजाओं को इसको क्या मिला था? संरक्षण मिला था, ठीक है। अगला लिखो, मौलाराम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर जाता था प्रीतम शाह। लिखो, मौलाराम से चित्रकला सीखने श्रीनगर से टिहरी से श्रीनगर जाता था। मौलाराम से चित्रकला सीखने कौन टिहरी से श्रीनगर जाता था? मौलाराम से चित्रकला सीखने कौन टिहरी से श्रीनगर जाता था? इसका नाम है कुंवर प्रीतम शाह, कुंवर प्रीतम शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, गढ़वाली चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण किन चीजों का योगदान रहा? गढ़वाली चित्रकला का विकास जिसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा वो लिखो। एक तो स्थानीय चित्रकला, पहाड़ी परिवेश और कांगड़ा कला, 3, ठीक है। एक तो स्थानीय चित्रकला, दूसरा पहाड़ी परिवेश और कांगड़ा चित्रकला लिख दो। इन तीनों का इसमें बहुत योगदान रहा, ठीक है। अगला लिखो, मौलाराम के चित्रों को सर्वप्रथम दुनिया के सम्मुख लाया कब? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। इसमें क्या लिखोगे? मौलाराम के चित्रों को सर्वप्रथम दुनिया के सामने लाया, मौलाराम के चित्र उजागर किए इसने, ठीक है। यह दुनिया के सामने लाने वाला व्यक्ति कौन था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल था। अगला लिखना है आपको, माणकू व चैतू भी कौन थे? चित्रकार थे। माणकू प्लस चैतू, ये भी कहे चित्रकार हुआ करते थे गढ़वाली चित्रकला में, ठीक है। अगला लिखो, गढ़वाल का विनाशकारी भूकंप कब आया था? ये इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि इसी की वजह से सारी चीजें नष्ट हो गई। विनाशकारी भूकंप लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल में बहुत भयंकर भूकंप आया था 1803 में, विनाशकारी भूकंप है, ठीक है। अगला लिखना आपको, ध्यूल शासनादेश किसका है? महाराजा प्रदीप शाह का। लास्ट क्वेश्चन लिखना आपको, ध्यूल शासनादेश का संबंध है महाराजा प्रदीप शाह, ठीक है। ये थे आपका, आज थोड़ा सा आपको स्पीड भी मिला होगा और लेंथी भी क्लास रही होगी, लेकिन इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है क्योंकि 90 डेज में चीज़ें पूरी करनी है। होपफुली चीज़ें आपकी समझ आई होंगी। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, देख लेना इसको किस किस तरीके से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। कंप्लीट 90 डेज में हम इसको पूरा कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।